जय हिंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और इंडिया का इस कॉन्फ्लिक्ट पर क्या पोजीशन है और क्या स्टैंड रहना चाहिए वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है बिटवीन दी अजरबैजान एंड अर्मेनिया। आप यहाँ देख सकते हैं जो हल्के ऑरेंज कलर में आपको रीजन दिख रहा है वो नागोर्नो काराबाख रीजन है जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो हम समझते हैं इस नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिटेल से, इसकी हिस्ट्री को भी समझेंगे और इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे कैसा स्टैंड इंडिया को लेना चाहिए वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान उसको कहा जाता है नागोर्नो काराबाख रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान उसको कहा जाता है वन ऑफ द फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब वन ऑफ द फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या मतलब है कि एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिसके लिए कोई भी पीस ट्रीटी दोनों कंट्रीज ने साइन नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी अगेन एराइज कर सकता है। ठीक है, अभी रिसेंटली ये कॉन्फ्लिक्ट कब एराइज हुआ आप देखोगे सितंबर 19 को अजरबैजान ने एक ऑफेंसिव वॉर लॉन्च किया और विद इन 24 आवर डिक्लेयर कर दिया नागोर्नो काराबाख रीजन पे कि इसकी विक्ट्री हो गई है। यही नहीं, वहां जो अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल है पावर रन करने के लिए उन्होंने कहा कि जो नागोर्नो काराबाख टेरिटरी है जिसमें एथनिक अर्मेनियंस रहते हैं इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा 1 जनवरी 2024 तक और इसको पूरी तरीके से अजरबैजान के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो हम देखते हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं, लेकिन अगर एक टर्म आपको और याद रखना है इसी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, एक और टर्म अभी न्यूज़ में चल रहा है वो है कॉकेकस रीजन। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे दो फॉर अवे रिसेंट डेवलपमेंट इन साउथ कॉकेकस रीजन हैव इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। अब हम समझ लेते हैं कि ये कॉकेकस रीजन क्या है। तो अगर आप यहां मैप में देखोगे कॉकेकस रीजन जो है वो एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीजन है। कॉकेकस रीजन मतलब क्या, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल या जिसको कहा जाता है इंटर कॉन्टिनेंटल रीजन है बिटवीन द कैस्पियन सी एज वेल एज द ब्लैक सी। तो क्या याद रखना है, कॉकेकस रीजन एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल या इंटर कॉन्टिनेंटल रीजन है बिटवीन द कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। कैस्पियन सी आप यहां देख सकते हो, ब्लैक सी यहां पे है। तो अब ये बात आती है कि कॉकेकस रीजन में आती कौन कौन सी कंट्रीज हैं। कॉकेकस रीजन में आता है अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया एज वेल एज दी सदर्न पार्ट ऑफ रसिया। तो क्या याद रखना है, कॉकेकस रीजन एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीजन है बिटवीन द कैस्पियन सी एज वेल एज द ब्लैक सी। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया एज वेल एज दी सदर्न पार्ट ऑफ रसिया। तो ये चार चीजें आती हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो नागोर्नो काराबाख का कॉन्फ्लिक्ट है ये भी कॉकेकस रीजन में लाई करता है। आई होप आप समझ गए हो कॉकेकस रीजन क्या है। कॉकेकस रीजन एक आप कह सकते हो ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीजन है बिटवीन द कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी विच कंप्राइजेस अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया एंड सदर्न पार्ट ऑफ रसिया। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। फिर से हम आ जाते हैं अपने पुराने इशू पर जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो नागोर्नो काराबाख का कॉन्फ्लिक्ट है ये ओवर द डिकेड कैसे ये राइज हुआ है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम थोड़े से हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो जो नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट है ये एक माउंटेनियस रीजन है जिसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो नागोर्नो काराबाख रीजन है ये एक माउंटेनियस रीजन है, इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे एज पार्ट ऑफ अजरबैजान। लेकिन यहां की जो 1.2 लाख पॉपुलेशन है ये प्रीडोमिनेंटली एथनिक अर्मेनियन है। अब एथनिसिटी अर्मेनियन से है मतलब क्या कि जो अर्मेनिया के लोग जो कल्चर फॉलो करते हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हिस्टोरिकल टाइज है वो मैच करती है अर्मेनियंस के साथ। अर्मेनियंस आप देखोगे मेजॉरिटी में क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं, अर्मेनियंस आर मेजॉरिटी, अगर आप देखोगे मेजॉरिटी में क्रिश्चियंस हैं। एट द सेम टाइम अजरबैजान को कहा जाता है अजेरीज। यहाँ पे देखो लिखा गया है कि दी अर्मेनियंस आर क्रिश्चियंस वाइल दी अजेरीज आर मुस्लिम्स। और ये कॉन्क्लेव है ये कनेक्टेड है किसके साथ, अर्मेनिया के थ्रू एक 5 किलोमीटर लाचीन कॉरिडोर के थ्रू। तो ये भी याद रखना है लाचीन कॉरिडोर कनेक्ट करता है नागोर्नो काराबाख रीजन को विथ अर्मेनिया। तो मैंने अभी तक क्या बताया आपको कि नागोर्नो काराबाख एक माउंटेनियस रीजन है जिसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान। लेकिन यहाँ की जो 1.2 लाख पॉपुलेशन है वो प्रीडोमिनेंटली एथनिक अर्मेनियन है जिसका क्लोज कल्चरल, सोशल, हिस्टोरिकल टाइज है अर्मेनिया के साथ। तो हम ये भी कह सकते हैं बेसिकली जो नागोर्नो काराबाख एथनिक अर्मेनियन है ये अजरबैजान में एक तरह का इनक्लेव बना के रह रहे हैं। इनक्लेव मतलब क्या होता है, एक लार्जर टेरिटरी के द्वारा बाउंड किया गया कोई एरिया जहां पर उस इनक्लेव में रहने वाले लोगों का जो कल्चर है वो डिफरेंट है। मतलब अजरबैजान में कौन से ज्यादा फॉलो करने वाले रिलीजन के लोग हैं, मुस्लिम्स हैं या इस्लाम के लोग हैं। लेकिन जो नागोर्नो काराबाख रीजन में 1.2 मिलियन की पॉपुलेशन या 1.2 लाख की पॉपुलेशन है वहां पे वो मेजॉरिटी ऑफ देम क्या है, अर्मेनियन रिलीजन, अर्मेनियन के एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। अर्थात क्या कि वहां के जो लोग हैं वो
क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करते हैं, कल्चरल टाइज भी उनके हैं, हिस्टोरिकल टाइज भी हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अब ये समझिए यहाँ का जो रीजन है, ये नागोर्नो काराबाख रीजन, ये कॉन्फ्लिक्ट रहा है हमेशा से। फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिवल टाइम्स में भी देखोगे तो इंपीरियल रसिया रहा, ओटोमन एम्पायर रहा, ओटोमन एम्पायर मतलब मॉडर्न डे टर्की, और पर्सियन ईरान, पर्सियन एम्पायर मतलब ईरान, मतलब कह सकते हैं कि इस रीजन पर लेकर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा है। चाहे आप रसियन एम्पायर के बीच में देख लीजिए, पर्सियन एम्पायर जो ईरान था, या हम ओटोमन एम्पायर देखें तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से चलता रहा है। लेकिन 1921 में जब सोवियत यूनियन का गठन होता है तो नागोर्नो काराबाख को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सो आपको याद रखना है, पहले अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों यूएसएसआर के पार्ट थे। 1921 में यूएसएसआर के पार्ट की तरह ही रिकॉग्नाइज किया गया था, लेकिन नागोर्नो काराबाख को रखा गया था अजरबैजान के पार्ट में। लेकिन आप देखोगे जैसे ही सोवियत यूनियन कोलैप्स होने लगता है ड्यूरिंग 1991, आपको पता होगा सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है ड्यूरिंग 1991, उसी समय से आप देखोगे स्टेटहुड दोनों अचीव कर लेती हैं। मतलब अजरबैजान स्टेटहुड अचीव कर लेता है, अर्मेनिया भी स्टेटहुड अचीव कर लेता है, और नागोर्नो काराबाख अपने आप को ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है इंडिपेंडेंट। लेकिन उसके बाद ही एक बहुत ही आप कह सकते हो खराब वॉर इन दोनों कंट्रीज के बीच में ब्रोक आउट होता है, जिसकी वजह से 30,000 लोगों को मारा जाता है। 1993 में अर्मेनिया ने कैप्चर कर लिया था नागोर्नो काराबाख रीजन को, और वहां के 20% टेरिटरी को भी ऑक्युपाई कर लिया था। लेकिन 1994 में रसिया ने एक सीज फायर ब्रोकर किया था जिसका नाम है बिस्केक प्रोटोकॉल। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1994 में रसिया ने एक ब्रोकर किया था सीज फायर, युद्ध विराम, जिसका नाम है बिस्केक प्रोटोकॉल। सो बिस्केक प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विथ नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान। इसकी वजह से क्या हुआ, नागोर्नो काराबाख को एक डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया, जैसे जो कि वहां पे सेल्फ प्रोक्लेम्ड गवर्नमेंट होगी, और वहां का कैपिटल क्या होगा, स्टेपनकर्ट। अगर आपको मैं मैप में दिखाऊं तो आप ध्यान से यहां पे देखो, ये है नागोर्नो काराबाख, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये छोटा सा रीजन, ये क्या है, ये स्टेपन कार्ट है, ठीक है, स्टेपन केट या स्टेपन कट आप कह सकते हो, ठीक है। मैप जरूरी है, अगर इस आपके एग्जाम के लिए ये जरूरी हो सकता है कि कैस्पियन सी से बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं और ब्लैक सी से बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पड़े हुए हैं कि ब्लैक सी से बॉर्डरिंग कंट्रीज को कैसे याद रखा जा सकता है, कैस्पियन सी से बॉर्डरिंग कंट्रीज को कैसे याद रखा जा सकता है। आप वर्ड मैप ट्रिक वाले सेक्शन में जाके जरूर देखिए। तो मैंने अभी तक क्या स्टोरी डिस्कस की उसको जल्दी से रिकैप कर देता हूं। अभी तक मैंने बताया कि आपको नागोर्नो काराबाख जो है वन ऑफ द फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द वर्ल्ड है। यही नहीं, सितंबर 19 में रिसेंट क्लैशेस कैसे स्टार्ट हुए, सितंबर 19 को अजरबैजान ने एक ऑफेंसिव वॉर लॉन्च किया और डिक्लेयर कर दिया नागोर्नो काराबाख प्रोविंस पर विक्ट्री, और यह भी अनाउंस कर दिया कि जो अर्मेनियन इनक्लेव है उसको हम क्या करेंगे, वी विल डिसॉल्व इट। किसने किया, अजरबैजान ने किया। और फिर मैंने आपको बताया कि कॉकेकस रीजन क्या है। कॉकेकस रीजन एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल या इंटरकॉन्टिनेंटल रीजन है बिटवीन द कैस्पियन सी एंड द ब्लैक सी। इतनी बात मैंने बताई। फिर मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट ओवर द डिकेट्स कैसे चला है। सबसे पहले मैंने आपको एक बेसिक बैकग्राउंड बताया कि नागोर्नो काराबाख एक माउंटेनियस रीजन है जिसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान, लेकिन यहाँ की जो 1.2 लाख पॉपुलेशन है वो प्रीडोमिनेंटली अर्मेनियन एथनिसिटी के हैं। अर्मेनियन एथनिसिटी का मतलब क्या होना, क्या मतलब है कि दे हैव अ क्लोज कल्चरल सोशल एंड हिस्टोरिकल टाइज विथ अर्मेनिया। और ये भी याद रखना है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो नागोर्नो काराबाख रीजन है वो एक एथनिक अर्मेनियन इनक्लेव है अजरबैजान में। मतलब अजरबैजान में मेजॉरिटी ऑफ द लोग मुस्लिम्स हैं, लेकिन जो ये नागोर्नो काराबाख वाला रीजन है इसके लोगों का जो कल्चर है वो डिफरेंट है। वो कैसे, क्योंकि वो अर्मेनियन एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। ये भी याद रखना है कि जो आपका ये इनक्लेव है नागोर्नो काराबाख इनक्लेव या नागोर्नो काराबाख रीजन, ये अर्मेनिया से एक कॉरिडोर से लिंक है। उस कॉरिडोर का क्या नाम है, लाचीन कॉरिडोर। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको बताया कि इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से हमें देखने को मिला है। अगर हम मेडिवल टाइम में बात करें तो इंपीरियल रसिया, ओटोमन एम्पायर, पर्सियन एम्पायर, ईरान। लेकिन 1921 में सोवियत यूनियन के संगठन के बाद आप देखोगे नागोर्नो काराबाख को रखा जाता है अजरबैजान के पार्ट में, अजरबैजान के इन्फ्लुएंस में। एट द सेम टाइम आप देखोगे 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन होता है सोवियत यूनियन का, फिर इस एरिया में टेंशंस और एराइज होने लगते हैं और अर्मेनिया अजरबैजान तो स्टेटहुड अचीव कर लेते हैं और नागोर्नो काराबाख भी अपने आप को ऑफिशियली डिक्लेयर कर देता है इंडिपेंडेंट। लेकिन उसी समय वॉर ब्रोक आउट होता है एंड मोर देन 30,000 पीपल वर किल्ड फ्रॉम अर्मेनिया एंड अजरबैजान। उसके बाद अर्मेनिया कैप्चर कर लेता है नागोर्नो काराबाख रीजन के 20% टेरिटरी को। लेकिन बाद में 1994 में मैंने अभी आपको बताया कि 1994 में रसिया ने एक सीज फायर ब्रोकर किया था। उस सीज फायर का क्या नाम था, बिस्केक प्रोटोकॉल। सीज फायर प्रोटोकॉल का नाम क्या था, बिस्केक प्रोटोकॉल। लेटर ऑन ये चलता रहता है। अभी सितंबर 2020 में भी आप देखोगे अजरबैजान और अर्मेनिया वॉर पे चले गए थे इस इशू को लेकर, लेकिन फिर रसिया ने ही
ब्रोकर किया था एक डील, और अगेन कुछ पीस कीपिंग फोर्सेस डिप्लॉय कर दी गई थी लाचीन कॉरिडोर के आसपास। लेकिन अजरबैजान के पास सपोर्ट है टर्की और पाकिस्तान का इन द फॉर्म ऑफ वेपन्स एंड पर्सनल। पाकिस्तानी मिलिट्री हेल्प करती रहती है इंटेलिजेंस के साथ, वेपन्स के साथ, तो ये चीज़ ध्यान रखोगे आप। अजरबैजान क्योंकि 2020 में जब वॉर शुरू हुआ था तो उसको थोड़ी सी विक्ट्री मिली थी उस समय, तो उसने क्योंकि विक्ट्री का जो टेस्ट है वो चख लिया था, तो इसकी वजह से वो शांत कैसे रह सकता था। बाद में इसने देखोगे कि फिर से अभी फॉर एग्जांपल 2023 में, अभी सितंबर में इसने क्या किया, जिस इशू को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, सितंबर, ये 19 सितंबर को जो ऑफेंसिव वॉर लॉन्च किया था, इसने लॉन्च करके विद इन 24 आवर्स कह दिया कि यस नाउ वी हैव वोन ओवर दिस टेरिटरी एंड जो यहाँ का इनक्लेव हम उसको डिसॉल्व करेंगे और पूरी तरीके से इसको हम अजरबैजान में मिला लेंगे। तो ये इशू आपको याद रखना है। एट द सेम टाइम आप देखोगे, अगर कुछ और चीज़ें मैं बताऊं आपको, तो अब रिसेंट इशू क्या है, अब अगर हम समझे, आपको समझ में आ गया क्या है ये नागोर्नो काराबाग कॉन्फ्लिक्ट। आई थिंक आप नागोर्नो काराबाग कॉन्फ्लिक्ट अच्छे से समझ चुके हो। कुछ चीज़ें और याद रखनी है। अगर आप देखोगे अजरबैजान की कैपिटल क्या है, बाकू है। आर्मेनिया की कैपिटल क्या है, एरेवान है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम आपको याद रखना है कि जो नागोर्नो काराबाग रीजन है ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट भी है और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी है बिटवीन आर्मेनिया और अजरबैजान। आई थिंक आप इशू पूरा समझ चुके हो कि अजरबैजान में जो लोग रहते हैं वो किस आप कह सकते हो मुस्लिम एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं या इस्लाम एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं। एट द सेम टाइम आर्मेनिया के जो लोग हैं वो क्रिश्चियन एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये टेरिटरी जो है वो लाई करती है इन द कंट्रोल ऑफ अजरबैजान, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो है आर्मेनियन एथनिसिटी के। इसीलिए ऐसी भी न्यूज़ आई कि यहाँ के जो 1.2 लाख आर्मेनियंस हैं वो नागोर्नो काराबाग रीजन को छोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी इनके पास अप्रीहेंशंस हैं, डर लग रहा है कि जो अजरबैजान है या जो अजरीज हैं दे विल कमिट एट्रोसिटीज ऑन देम। अब इंडिया की क्या पोजीशन होनी चाहिए इस कॉन्फ्लिक्ट पर, देखो तो इंडिया की जो पोजीशन है वो अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर है। इंडिया ने बहुत ही सोच समझकर अपने स्टेप्स को लिया है। इंडिया का दोनों कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन है। अगर आप देखोगे इंडिया के साथ दोनों, इंडिया हैज टाइज विद बोथ आर्मेनिया एंड अजरबैजान, लेकिन ये रीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साउथ कॉकेकस रीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको ना तो पूरी तरीके से यूरोप में रख सकते हैं ना एशिया में रख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कॉकेकस रीजन जो है, दिस कॉकेकस रीजन इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ एशिया एज वेल एज द यूरोप रीजन। अगर आप देखोगे तो इंडिया के हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं आर्मेनिया के साथ। एट द सेम टाइम अगर हम देखने जाएंगे तो अजरबैजान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज यू नो, अगर आप देखोगे अजरबैजान एंड आर्मेनिया दोनों पार्ट हैं किसके, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये चीज़, आर्मेनिया एंड अजरबैजान आर द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो इंडिया को कनेक्ट करेगा विद सेंट्रल एशिया एज वेल एज द यूरोपियन कंट्रीज। तो याद रखना है आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों मेंबर्स हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को, जो इंडिया को कनेक्ट करेगा विद सेंट्रल एशियन एज वेल एज द यूरोपियन कंट्रीज। यही नहीं, अगर आप देखोगे तो अजरबैजान की पोजीशन थोड़ी सी क्लियर नहीं रही है। अजरबैजान के पास सपोर्ट है पाकिस्तान का, टर्की का, तो अजरबैजान जो है वो सपोर्ट नहीं करता है इंडिया के कैंडिडेचर को इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट। तो इंडिया के परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट आर्मेनिया अपना फुल फ्लेज्ड सपोर्ट देता है। यही नहीं, अगर आप देखोगे तो आर्मेनिया जो है वो पब्लिकली इंडोर्स करता है इंडिया का पोजीशन ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू ऑन बायलैटरल बेसिस, और सपोर्ट करता है कि इंडिया को जो परमानेंट सीट है वो भी मिलना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर आप एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के रूप में देखोगे तो इंडिया को आर्मेनिया को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन हम खुलकर नहीं आ सकते हैं। तो इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया ने कहा है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है, यहाँ देख सकते हो इंडिया ने पिछले जो 2020 में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था उसमें भी कहा था कि इंडिया बिलीव्स दैट एनी लास्टिंग सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कैन ओनली बी अचीव्ड पीसफुली थ्रू डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, पीसफुल रिजोल्यूशंस होना चाहिए। इंडिया का यही स्टेटमेंट होता है जब भी आर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन अगर आपको समझना है जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस दोनों कंट्रीज में, तो दोनों कंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉकेकस रीजन में लाई करती हैं, जो इंपॉर्टेंट है हमें कनेक्ट करने के लिए विथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज एज वेल एज द यूरोपियन कंट्रीज। यही नहीं, आपको यह भी याद रखना है कि इंडिया और आर्मेनिया जो है वो पब्लिकली इंडोर्स करता है ये चीज़ की जो जम्मू एंड कश्मीर है दैट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। यही नहीं, इंडिया के परमानेंट कैंडिडेचर को भी आर्मेनिया सपोर्ट करता है, लेकिन अजरबैजान के क्लोज प्रॉक्सिमिटी हैं विथ टर्की एज वेल एज पाकिस्तान। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें एक साइड लेना होगा तो हम आर्मेनिया के साथ लेंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो ऐसे इमोशंस से ड्राइव नहीं होता है। इंटरनेशनल रिलेशन नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया ने बहुत सोच समझ के स्टेप लिया है
एट द सेम टाइम आपको याद रखना है टेंशंस अगर इस रीजन में होंगे तो इंडिया का जो एम है, इंडिया का एम क्या है कि पाकिस्तान को बाइक पास करके चाबहार पोर्ट से होते हुए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से होते हुए सेंट्रल एशिया और यूरोप रीजन में अपनी पहुंच बनाई जाए। लेकिन अगर उस रीजन में ही कॉन्फ्लिक्ट होगा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में तो ये जो प्रोजेक्ट है ये भी हॉल्ट होगा, इस प्रोजेक्ट को भी आप कह सकते हो एक तरीके से नुकसान होने वाला है। तो इंडिया के जो एम्बिशंस हैं उस पर थोड़ी सी रोक लग सकती है। तो इंडिया को फिगर आउट करना होगा अ वे अराउंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। आई थिंक आप समझ गए हो। जल्दी से मैं कंक्लूड कर देता हूं मैंने क्या डिस्कस किया। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट क्या है? नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट एक आप कह सकते हो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी है, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट भी है। किसके किसके बीच में? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। फिर मैंने आपको बताया कि इस एक कॉन्फ्लिक्ट जो है ओवर द डिकेड चला कैसे। फिर मैंने आपको बताया कि इंडिया का क्या पोजीशन रहा है। एट द सेम टाइम ये दोनों कंट्रीज इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं और इंडिया अगर आप देखोगे तो जियो स्ट्रेटेजिक वे में किस कंट्री के पास ज़्यादा क्लोजर टाइज है। एट द सेम आर्मेनिया के साथ हम कह सकते हैं, लेकिन अगेन अजरबैजान इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एट द सेम टाइम ये मैप आपको देख लेना है नागोर्नो काराबाख रीजन का। एंड अगेन बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ अजरबैजान, बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ आर्मेनिया। अगर अजरबैजान के बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करूं तो आप देख रहे होंगे मैप में अजरबैजान के साथ बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं? रसिया है, जॉर्जिया है। एट द सेम टाइम आप देखोगे ईरान भी है, ठीक है। एट द सेम टाइम कैस्पियन सी भी है। तो अजरबैजान से बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? रसिया है, जॉर्जिया है, कैस्पियन सी है, ईरान है। आपको बताना है क्या अजरबैजान टर्की के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है क्या? अगर आर्मेनिया को देखने जाओगे तो आर्मेनिया बॉर्डर शेयर करता है जॉर्जिया के साथ, टर्की के साथ एज वेल एज ईरान के साथ। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आर्मेनिया रसिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है या नहीं करता है। तो आप बॉर्डरिंग कंट्रीज को भी देख लोगे। एट द सेम टाइम नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट यूपीएससी ने पिछले साल ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको भी आप रिवाइज कर लोगे। फिर मैंने आपको कॉकेकस रीजन भी बताया। कॉकेकस रीजन क्या है? कॉकेकस रीजन एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रीजन है बिटवीन द कैस्पियन सी एज वेल एज दी ब्लैक सी। तो आपको कैस्पियन सी से बॉर्डरिंग कंट्रीज को भी देख लेना है और ब्लैक सी से बॉर्डरिंग कंट्रीज को भी देख लेना है। आई थिंक आपको ये पूरा इशू समझ में आ गया होगा नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट का, और नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट पे इंडिया की क्या पोजीशन रहनी चाहिए या इंडिया के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान क्यों इंपॉर्टेंट है। आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो मेरे चैनल पे ही, ये मैं आर्टिकल पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी वाले सेक्शन में, तो आप उसको जाके अच्छे से पढ़ सकते हो। अगेन फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ योर यूपीएससी सिलेबस। जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जो इश्यूज न्यूज में होते हैं। थैंक यू।